नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के ओर से नरेंद्र मोदी तो चेहरा होंगे ही, विपक्ष की ओर से चेहरा कौन होगा इसको लेकर कवायद शुरू हो गई है। और शरद पवार जो बहुत अनुभवी नेता हैं, उन्होंने हाल ही में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद यह माना जा रहा है कि इसमें 2024 में गैर बीजेपी गैर कांग्रेस दलों का, एक क्षेत्रीय दलों का एक गठबंधन बनाने को लेकर चर्चा हुई है। और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जिस तरह टीएमसी ने बीजेपी को शिकस्त दी है, उसके बाद इससे माना जा रहा है कि अगर क्षेत्रीय दल एकजुट हो जाते हैं, तमाम राज्यों के क्षेत्रीय दल, तो राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन बन सकता है। और यह गठबंधन इस हालत में आ सकता है जो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए, उसको चुनौती दे सके। क्या यह गठबंधन क्षेत्रीय दलों का बन पाएगा, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही पवार और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई तो इसको लेकर चर्चा यही हुई कि देश के अंदर एक थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा या एंटी बीजेपी फ्रंट बनने की कवायद शुरू हो गई है। और इस बात को बल इससे भी मिलता है क्योंकि अभी बीते मार्च में शरद पवार ने कहा था कि देश के अंदर एक थर्ड फ्रंट यानी कि तीसरे मोर्चे की जरूरत है और इसके लिए वो कुछ दलों से बातचीत कर रहे हैं। तो जैसे ही पश्चिम बंगाल के नतीजे आए, उसके बाद से शरद पवार ने एक बार फिर से इस कवायद को शुरू किया है। यहां इस बात को भी याद दिलाना होगा कि शिवसेना कांग्रेस एनसीपी का जो गठबंधन है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, उसके एक दल शिवसेना ने इस बात को कहा था मार्च में, फरवरी में इस साल, कि शरद पवार एक ताकतवर शख्सियत वाले नेता हैं और क्षेत्रीय दल जो हैं और इसके अलावा राष्ट्रीय दल भी उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने शिवसेना ने यूपीए के चेयरपर्सन के लिए भी शरद पवार के नाम की हिमायत की थी। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि गैर बीजेपी गैर कांग्रेस यानी कि क्षेत्रीय दलों का एक मोर्चा बनाने की कोशिश है, जिससे कांग्रेस को बाहर रखा जा सकता है या कांग्रेस इसमें शामिल होगी तो वो एक बात का विषय होगा। यहां यह तय है कि कांग्रेस को इससे जरूर नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा? क्योंकि अगर शरद पवार एक क्षेत्रीय दल का गठन करेंगे तो उसमें जैसे ममता बनर्जी के साथ उनके पुराने राजनीतिक ताल्लुकात हैं, तो ममता बनर्जी की पार्टी उसमें शामिल हो सकती है। इसके अलावा कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी उनके साथ आ सकते हैं। उनके साथ बिहार की पार्टियां हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, भले ही अभी वो नीतीश सरकार के साथ हैं, एनडीए में है, लेकिन सियासत है, संभावना है उनके साथ आ सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल उनके साथ आ सकता है। डीएमके, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी, ये तमाम दल उनके साथ आ सकते हैं। इसके अलावा आरजेडी जो कांग्रेस के साथ है, अभी यूपीए में है, राष्ट्रीय जनता दल, वो भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ऐसे तमाम दल उनके साथ आ सकते हैं। क्योंकि ये सभी दल इस बात को लेकर लगभग सहमत हैं कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अगर रोकना है तो एक मजबूत गठबंधन बनाना ही होगा, विपक्ष का एक चेहरा देना ही होगा। और सिर्फ गठबंधन नहीं बनाना होगा, एक चेहरे को जनता के सामने रखना होगा कि अगर एनडीए की ओर से, बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी चेहरा है तो विपक्ष का चेहरा कौन होगा। तो इसके लिए कवायद चल रही है और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसी कवायद तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और टीडीपी के पूर्व मुख्यमंत्री, टीडीपी के नेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की थी, लेकिन उस समय यह परवान नहीं चढ़ सकी थी। इस बार शरद पवार ने अपने हाथ में जिम्मा लिया है और देखना होगा कि एक थर्ड फ्रंट क्या देश के अंदर बन पाता है, कोई तीसरा मोर्चा बन पाता है, एनडीए यूपीए के अलावा क्या कोई ऐसा फ्रंट खड़ा हो पाता है जो सारे देश में एक मजबूत टक्कर दे सके, एक विकल्प जनता के सामने प्रस्तुत कर सके। तो कांग्रेस को जो नुकसान होगा उसको भी चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस ने यूपीए की अभी सरकार चलाई है 2004 से 2014, लेकिन 2014 के बाद बीते 2 लोकसभा चुनाव हों और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव सिवाय छोड़ के, अगर आप छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश छोड़ दें तो इसके अलावा लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा है। अभी हाल ही में उसने असम और केरल में
और बंगाल में भी बहुत खराब प्रदर्शन किया है। पुडुचेरी एक छोटा राज्य है, वहां भी उसकी सरकार चुनाव के पहले ही गिर गई थी। तो कांग्रेस के लिए हालात खराब हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस एक बड़ा गठबंधन, मजबूत गठबंधन नहीं बना पाएगी, अब उसकी राज्यों में प्रेजेंस, राज्यों में उसकी ताकत नहीं होगी, तो तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो उसके झंडे तले आने से हिचकेंगे। और हमने देखा कि अभी जब बंगाल का चुनाव हो रहा था, तो चाहे आरजेडी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, और तमाम एनसीपी हो, और तमाम जो क्षेत्रीय दल है, राज्यों के मजबूत दल है, इन दलों ने ममता बनर्जी को समर्थन दिया था। और उस समय यह मैसेज गया था कि अगर ममता बनर्जी बंगाल चुनाव जीतती हैं तो क्या वो 2024 के लिए एक चेहरा हो सकती है। तो बंगाल चुनाव के बाद इसके लिए डिबेट शुरू हुई और अब शरद पवार एक चेहरा देने की कोशिश में, क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं और देश में बेहतर चुनाव होने के लिए एक अच्छे जमहूरियत मुल्क में, जहां जमहूरियत मजबूत हो, डेमोक्रेसी मजबूत हो, वहां पर इस तरह के मजबूत गठबंधन, मजबूत दल आमने सामने होने चाहिए जो जनता के लिए लड़ाई लड़ सकें, जैसा कि हम डेमोक्रेटिक मुल्कों में देखते हैं। तो शिवसेना की कई बार हिमायत कर चुकी है शरद पवार की, और अब जब पवार खुद इस काम में जुट गए हैं, और यहां पर प्रशांत किशोर का जिक्र करना जरूरी होगा। हाल ही में उन्होंने 2 राज्यों में, ममता बनर्जी के बंगाल में जहां कड़ा चुनावी मुकाबला था वहां भी, और तमिलनाडु में डीएमके के नेता स्टालिन, इन दोनों राज्यों में जीत दिलाई है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने चाय पे चर्चा का कार्यक्रम शुरू करवाया था जो बहुत लोकप्रिय रहा था। इसके अलावा भी उन्होंने कई राज्यों में कई दलों के लिए, अलग अलग दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम किया है, जिसमें उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, 1-2 राज्यों को छोड़कर जहां वो जीत नहीं दिला सके। तो ऐसे में शरद पवार और प्रशांत किशोर की मुलाकात होती है तो आने वाले दिनों में ये माना जा सकता है कि कोई नई चुनावी रणनीति बुनते हुए प्रशांत किशोर को देखा जा सकता है, क्योंकि कोविड के बाद, कोरोना के बाद हालात तेजी से बदले हैं और सरकार, मोदी सरकार को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठे हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन या तमाम दवाइयों, बेड्स को लेकर सरकार जरूरी इंतजाम करने में फेल रही। विपक्षी दल लगातार हमलावर रहे, सरकार के अपने तर्क रहे, और अभी तीसरी संभावित लहर का भी खतरा है। इकोनॉमी के हालात आप जानते हैं, पिछले साल से अभी तक लगातार लॉकडाउन चलता रहा धीरे धीरे, और इकोनॉमी की हालत भी बेहद खराब है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। महंगाई है, बेरोजगारी का इशू है, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार के सामने चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। इधर विपक्ष प्रेशर बना रहा है, सवाल उठा रहा है लगातार, जो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन शरद पवार अगर सधे कदमों से आगे बढ़ते हैं, मजबूती से आगे बढ़ते हैं, तो हो सकता है कि एक कोई चेहरा निकल कर आए, कोई एक अच्छा गठबंधन, थर्ड फ्रंट देश के अंदर बने, जो जनता के सामने एक विकल्प दे सके कि हमारी ओर से प्रधानमंत्री के चेहरे ये हैं और हम इन दल, ये दल इस गठबंधन में शामिल हैं। निश्चित रूप से इससे कांग्रेस को सियासी नुकसान होगा, लेकिन देखना होगा कि क्या 2024 आने तक कांग्रेस भी ऐसे किसी गठबंधन को बनाने में कामयाब होती है, या किसी ऐसे फ्रंट में शामिल होती है, या इस फ्रंट के कुछ दल कांग्रेस के साथ शामिल होते हैं। ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन शरद पवार और प्रशांत किशोर की मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मियां तमाम तरह की तेज है, और माना जा रहा है कि 2023 तक इस गठबंधन को जो शक्ल है वो दे दी जाएगी, और एक जो लड़ाई वाला गठबंधन है वो सामने आ जाएगा। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।